अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, वेलकम टू चैनल कल्म और मोहब्बत। मैं हूं आपकी होस्ट फाइज़ा और आज का हमारा नावल है तेरे इश्क की मुझको आदत है, जिसकी राइटर हैं ज़हरा फारूक हसन। नावल को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना काइंडली ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं एपिसोड 12। सारे काम निपटाते और साथ में अपना भारी लहंगा संभालते हुए भी अरुषा बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। मेहमानों के आने का वक्त हो गया था और इसका दिल अब बहुत उदास हो रहा था। वो असलान से शदीद नाराज़ हो चुकी थी, जो जानबूझकर सब कुछ जानने के बाद भी हानिया का निकाह किसी और शख्स से करवा रहा था। कितनी खुश है जी असलान के साथ, इसने माँ जी को भी देखकर नाक मुँह चढ़ाई थी। ज़रा सा भी बेटी की खुशी का कोई ख्याल नहीं इन्हें, बस बेटा बेटा करती रहती हैं। मेरी जूती भी अब खुश रखेंगी इनके बेटे को। जालिम देव कभी नहीं बदल सकता। जैसे जैसे वक़्त करीब हो रहा था वो दिल ही दिल में सुलगती जा रही थी। एक तरफ दोस्त का गम, दूसरी तरफ भाई के दिल उजड़ने का दुख। ऐसे में बस छोला ज्वाला बनी माँ बेटे को चुपके चुपके देखती दिल ही दिल में सब बक रही थी। अब इतनी हिम्मत कहाँ थी जो माँ बेटे के मुंह पर सब कह देती। शायद मेहमान आ गए। माँ जी कार का हॉर्न सुनकर किचन से निकलकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी। अरुषा का दिल बुरी तरह से घबराने लगा था। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। बस इस बार अपनी बेबसी पर तेजी से आंखें नम हुई थी। सी नम आंखों से इसने सामने का धुंधला धुंधला सा मंजर देखा था। ये वो माँ जी से झुककर प्यार लेते हशम को देखकर हकलाई थी। असलान के साथ हशम और चंद और भी लोग थे। हशम को छोड़कर असलान इन लोगों को लेकर ड्राइंग रूम में चला गया था तो वो दौड़कर अब तक माँ जी के पास खड़े कुछ कहते हशम के पास आ गई थी, और इससे पहले कि हशम इससे कुछ कहता वो हशम के सीने से लाकर रोना शुरू हो गई थी। क्या हुआ आशू, तू रो क्यों रही है? हशम इसके रोने पर बुरी तरह से घबरा गया था। हजार तरह के वसवसे सर उठाने लगे थे। ड्राइंग रूम से बाहर आता असलान वहीं ठहर गया था। इसे मालूम था अब कुछ धमाका ही करने वाली है इसकी मासूम सी बीवी, इसलिए सीने पर बाजू बांधकर अब आराम से सुनने के लिए तैयार हो गया था। हशम, हशम तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या असलान तुम्हें तरपाने के लिए लाए? हायला तुम क्यों आ गए? हशम चले जाओ, ये लोग बहुत जालिम है। असलान बहुत जालिम है, बहुत बेरहम है, इन्हें शर्म नहीं आई मेरे भाई के साथ ये सब खेल खेलते हुए? और असलान की उम्मीद के मुताबिक वो नॉन स्टॉप शुरू हो गई थी। वो इसके निगाहों में अपने लिए झलकती नाराज़गी कब से पड़ रहा था। इसके रूठे हुए मासूमाना अंदाज सब महसूस कर रहा था, और इसका उबाल कब निकलता इसका भी मुंतज़िर था। और अब यकीन हो गया था अब वो कुछ भी दिल में नहीं रखेगी तो आराम से सब सुनने के लिए तैयार था। इधर हशम कुछ ना समझते हुए अपने सीने से लगी अरूषा की बस ऊट पटांग बातें हैरान परेशान से सुन रहा था। असलान आराम से सुन सकता था मगर इसकी बुराई मांझी कभी नहीं, इसलिए अरूषा की बातों से इनको पतंगे लग गए थे। खबरदार लड़की, होश में हो तुम? किस लिहाज से मेरा बेटा तुम्हें जालिम और बेरहम लगता है? वो बेरहम होता ना तो तुम्हारी कैंची की तरह चलती ज़ुबान अब तक उतर चुका होता। इसकी नरमी और मोहब्बत का अब तक नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए बस सोती खाती रहती हो और सबके सामने इसे जालिम और बेरहम साबित कर रही हो। माँ जी को बहुत ताव आ गया था, कोई इनकी बेटे की बुराई करे ये कभी बर्दाश्त नहीं हुआ था। उन्होंने भी अच्छी सास होने का पूरा सबूत पेश कर दिया था। असलान जंग का मैदान बनने का मुंतज़िर खामोशी से तमाशा देख रहा था। वो बेरहम जालिम लगते नहीं हैं बल्कि हैं। अभी आपको बता नहीं सकती मगर अकेले में ज़रूर आपको बताऊंगी, तब आपको पता चलेगा कि आपका बेटा कितना जालिम था। वो रूशा ही क्या जो सोच समझ कर बोल दे। माँ जी के दिल ने कहा अपनी बहू को कस कर एक चपत लगा दे। कुछ ऐसा भी असलान का दिल भी कह रहा था। आशू क्या हुआ है, क्यों रो रही है? कोई बात हो गई है? हशम ने जंग का मैदान बनने से पहले ही अपनी बहन का बाजू थामकर इसका रुख अपनी तरफ मोड़कर प्यार से पूछा था। हाय मेरा मासूम भाई, इसे तो कुछ बताया भी नहीं इस जालिम दियों ने। हाय अल्लाह जी, कितना बेरहम इंसान है जिसलान में। मेरा मासूम भाई अपनी मासूमियत में आज मारा जाएगा। हाशम का पूछना था कि वो वही फर्श पर फरियाद करती। अपनी कीमती लहंगा सूट की परवाह किए बिना बैठकर रोना शुरू हो गई थी। और माँ जी का दिल अब शिद्दत से इससे हद से ज़्यादा बेवकूफ़ लड़की को कसकर एक या दो चार लगाने का हो रहा था। हाशम कुछ भी नहीं समझते हुए बौखलाकर इसके पंजों के बल बैठ गया था। असलान अभी आराम से इसके तमाशे को सीने पर हाथ बांध कर देख रहा था। आशू आशू क्या हुआ है मेरी जान, कुछ तो बताओ।
किसी ने कुछ कह दिया है। वक्रों बैठा इसे ज़बरदस्ती अपने से लगाते हुए इसके सर को अपने सीने से लगाने लगा। कलूषा के जज्बात अब काबू में ही नहीं आ रहे थे। वो हजम के सीने पर हाथ रखकर इसे दूर होते हुए इसी ट्यून में रोती बोली, क्या हुआ है? ये पूछो क्या नहीं हुआ। हाय मेरा मासूम भाई, इसका दिल उजड़ रहा है। इधर मेरी दोस्त की ज़िंदगी तबाह हो रही है और लोग मुझसे पूछ रहे हैं क्या हुआ। अरे मेरा दिल फट जाएगा, मेरा कलेजा सुलग रहा है। अब तो बाकायदा सीना पीटने की ही कसर रह गई थी। बस बहुत हुआ, इसका बाजा पूरी ताकत से बजने लगता और मेहमान भी मतवजह हो जाते। असलान तीर की तरह इन तक आया था और एक ही झटके से रूशा का बाजू तो पहुंचकर इसे अपने मुकाबले में खड़ा कर दिया था। रूशा ने इसे देखते ही कुछ और भी शिद्दत से मुंह फाड़ना चाहा। असलान दांत पीस कर बोल उठा, हशम दुल्हा है और इसका निकाह हो रहा है। वो छुपा छुपा कर इससे बोला। रूशा के आंसू थम गए थे, हरी हरी आंखें फट गई थी और होंठ फिर से असलानवीर को तरपाने के लिए इसी अंदाज में खुल गए थे जो इसकी कमजोरी थे। इसने फौरन इसका बाजू छोड़ दिया था। निगाहें इसके हसीन चेहरे से हटाकर इसने खुद पर बड़ी मुश्किल से जबर किया था। आप मेरे भाई का निकाह बिना मुझसे पूछे कर रहे हैं। रूशा का दिमाग ही उलट गया था। वो इस्लान को अब शेरनी की तरह घूर रही थी, जाने एक साथ इतना जुल्म। आपने कसम खाई है मुझे मार डालेंगे। दोस्त और भाई के गम में आप मेरे हशम का निकाह कैसे कर सकते हैं? वो फिर भी नहीं समझी थी। अब भी इसी बेवकूफ़ी से लड़ना शुरू हो गई था। अब तो गुस्सा भी हावी हो चुका था। सब देखते सुनते हशम को अब सारा माजरा समझ में आ गया था कि असलानवीर ने रूशा को सरप्राइज देना चाहा होगा और वो बेवकूफ़ एकदम से इसे हंसी आ गई थी। और वो जैसे ही वो हंसा, असलान ने हनस से हशम को देखकर रूशा को चतलाया था। देख लो तुम्हारा भाई खुश है, इसका मतलब है इसकी मर्जी पूरी है इस निकाह में। इसका चतलाता अंदाज और रूशा ने मुड़कर अपने भाई को देखा जो होले होले हंस रहा था। तुम खुश हो हशम, तुमने इनकी बात मान ली। रूशा को न जाने क्यों सदमा लगा था। शायद हानिया का सोचकर वो बेचारी इतना रो रही है और जी हंस रहा है, बल्कि निकाह भी कर रहे हैं। माजी तो असब से अपनी बहू को देख रही थी जिसने बेवकूफ़ी में रिकॉर्ड कायम करना था। खुश क्यों नहीं होगा, आखिर मैंने लड़की पसंद की है। हशम को आंख मारकर इसने रूशा को जलाया था। आपसे बात नहीं कर रही मैं, सब आपकी पट्टियाँ पढ़ाई हुई होंगी। रूशा इसे चोला उगलती निगाहों से देख रही थी। हशम, बताओ अपनी बेवकूफ़ बहन को मैंने कुछ कहा था। वो बन बन कर बोलता हशम को कुछ भी नहीं बताने का इशारा कर चुका था। हशम बेबस सा हुआ। एक तरफ जान से प्यारी बहन तो दूसरी तरफ काबिल एहतराम बेनोई करे तो क्या करे। मुझे कुछ नहीं पूछना, मैं अब बहुत नाराज़ हूँ इससे और आपसे आपसे तो अब बोलना भी नहीं मुझे। रूशा एक बार हशम से कहकर असलान को दांत पीस कर देखती गुराई थी। असलान ने बस जाने उचका दिए थे जैसे कोई परवाह नहीं थी। रूशा के एकदम से फिर से ढेर सारा रोना आया था और वो फिर से इन दोनों के सामने रोना नहीं चाहती थी जहाँ किसी को इसकी परवाह नहीं थी। इसलिए तेज़ कदमों से हानिया के रूम की तरफ चली गई थी ताकि चैन से रो सके और जहाँ तो रोने में साथ देने वाली भी मौजूद थी जो रोने में साथ भी देगी और फिर मेकअप भी दुरुस्त कर देगी। हानिया ने खूब अच्छे से अरूषा का मुंह धुलवाकर इसका बेहतरीन मेकअप करते हुए आईने में नजर आता इसका सिरापा देखा था। पर्पल कलर के लहंगे में वो बेहद हसीन लग रही थी। मैचिंग ज्वेलरी और ट्राक मेकअप और प्यारा सा हेयर स्टाइल। आज तो हुशर का सारा सामान मौजूद था। खुदा के वास्ते अब मत रोना तुम, वरना सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी मेरी। दुल्हन बनी हानिया इसके होंठों पर डीप रेड लिपस्टिक लगाते हुए बढ़ाई हुई आवाज़ में बोली थी। दोनों वाकई बेवकूफ़ों की सरदार थी। खूब रो भी लिया, दूसरों को कोस भी लिया और अब एक दूसरे को सजा संवार कर अपना अपना मेकअप भी नहीं खराब करना चाहती थी। आगा तो क्या करूँगी। रूशा भारी दिल से इसका हाथ हटाकर ड्रेसिंग टेबल से उठ गई थी। फिर सची समरी हानिया को प्यार से देखा था। दुल्हन बनी वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। बहुत प्यारी लग रही हो, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। इसे खुद से लगाकर इसने इस बार दिल से दुआ दी थी। अभी हानिया कुछ कहती कि माँ जी अंदर आ गई थी। मौलवी साहिब आ रहे हैं निकाह पढ़वाने, इनका कहना था कि हानिया का दिल बड़ी जोर से धड़का था। साथ खड़ी अरूषा का इसने जोर से हाथ दबोच लिया था। अरूषा समझ सकती थी इसकी क्या हालत हो सकती है। कुछ माह पहले इसकी भी यही हालत थी। इस ज़बरदस्ती के साथ, इससे भी ज़्यादा जुल्म के साथ इसे असलानवीर से बांधा गया था। माँ जी ने एक तरफ सोहे पर रखे शापर से सरतार दुपट्टा निकालकर हानिया के सर पर डालकर इसका घूंघट कर दिया था और इसका एक बाजू थाम कर बाहर लिविंग रूम में ले आई थी। हानिया ने लम्हों में एक पल के लिए भी रूशा का हाथ नहीं छोड़ा था। वो इसके साथ साथ इसके हमरा थी। हानिया के हाथ पर अपने दूसरे हाथ से तसल्ली बख्शती खुद भी जज्बाती सी हो रही थी। मौलवी साहब ने एक तरफ बैठकर निकाह पढ़ाना शुरू कर दिया था तो हानिया का दिल पूरी रफ्तार से धड़कने लगा था। हाथ पैर से जान निकल रही थी। जैसे ही मौलवी साहब ने दूल्हे का नाम लिया, रूशा ने झटके से सार उठाकर असलानवीर को देखा था, मगर वो जानबूझकर इसकी तरफ देखने से ग्रेस करता हानिया के पास आ खड़ा हो गया था जिसे बुरी तरह से शौक लगा था।
माँ जी ने हानिया के हाथों को दबाकर कबूल करने का इशारा दिया था। बड़ी मुश्किल से इसके मुंह से कबूल है के जुमले निकले थे। जैसे ही इसने कबूल किया, सब ने मुबारकबाद की सदा दी थी। असलान ने झुककर हानिया के सरदार आंचल पर बोसा दिया था। इसका दिल भर आया था। जी, बहनें भी कितनी अजीब नेमत होती हैं अल्लाह की, जिनके पराया हो जाने से दिल कैसा बेचैन हो जाता है। मुबारकबाद का एक चोर था जो लिविंग रूम में उठ रहा था, मगर हानिया और अरूशा दोनों को अचानक मिलने वाली इस शौक ने शौकत सा किया हुआ था। असलान ने सबसे निगाह बचाकर एक निगाह बुत बनी अरूशा पर डाली और फिर इसके लबों पर बड़ी जानदार मुस्कुराहट खिली थी। तुम मुझे पहले ही से बता नहीं सकते थे कि असलान हानिया से तुम्हारा निकाह करवा रहे हैं? इस दिन ही उन्होंने तुमसे बात कर ली तो तुमने मुझे खबर ही नहीं होने दी। अपने साथ किचन काउंटर से टेक लगाकर खड़े हशम के कंधे पर हाथ मारकर रूशा ने प्यार बड़ी नाराजगी से हशम को देखा था। सारे मेहमान जा चुके थे और अब वो आराम से किचन में इसे अपने पास बिठाकर बास पर्स कर रही थी। किचन में इसलिए कि खाने पीने की सारी चीज़ें अभी यहीं रखी हुई थी, मिठाइयाँ, केक्स, फ्रूट्स और न जाने क्या क्या। वो अभी केक से इंसाफ करते हुए इसकी खबर भी ले रही थी। कसम ले मेरी बहन, मुझे पता नहीं था कि असलान भाई ने तुम्हें बताया नहीं है, वरना मैंने आज तक तुमसे कुछ छुपाया जो अपनी बहन से आज कुछ छुपाऊंगा। वो अपनी सफाई देकर आराम से किचन काउंटर में बैठी और उषा के पास ही बैठ गया था। ये सब इस जालम देव का ही प्लान था, मुझे बेवकूफ़ बनाने का। हशम से तो नाराज़ हो ही नहीं सकती थी, मगर इसकी नाराज़गी इतनी आसानी से तो असलान से ख़त्म नहीं हो सकती थी। कांटे की मदद से फ्रूट केक का पीस खाती वो बहुत जलकर बोली थी। अब बस कर दे यार, इन्हें दियो कहना बहुत अच्छे हैं असलान भाई, प्यार से कहते हुए इस बार इसके मुंह की तरफ जाता केक पीस इसने रूशा का हाथ पकड़कर अपने मुंह में डाल लिया था। अच्छा, हानू को तेरा बना दिया तो इसलिए अब अच्छा हो गया? रूशा ने दूसरा पीस अपने मुंह में डालकर मजे से खाते हुए इसे छेड़ा था। नहीं, बल्कि मेरी आशू की केयर करता है, इससे प्यार करता है, इसकी सारी बेवकूफ़ी समेत डांटता भी नहीं और सबसे बार का भी इसका मुहाफ़िज़ है, इसलिए। रूशा के दोनों गाल चुटकी में दबाकर इसका चेहरा इधर उधर हलाया हो, फिर प्यार से इसका सर थामकर एक बोसा दिया था। मेरा अच्छा वाला बाबू भाई। इसकी मोहब्बत पर रूशा ने केक पीस कांटे की मदद से उठाकर फिर से इसकी तरफ बढ़ाया था। हशम ने मुंह खोलकर पूरा पीस लिया तो इस बार रूशा ने शरारा से चमकती आंखों समेत पूछा था, हाशु वैसे एक बात तो बता। क्या? अबरूज काके से देखा, कैसा फील हो रहा है हानू को मनखोहा बनाकर? वो अब खुशी से पूछ रही थी। हशम ने बस हल्के से मुस्कुराकर इतना कहा, कुछ नहीं, नॉर्मल सा। अब बनो मत, मैं सब समझती हूँ। इसके छाने पर हाथ मारकर बोली थी। वैसे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि असलान कैसे राजी हो गई। इस बात पर अब भी तौज्जुब था और साथ में भी इंतहा खुशी भी हो रही थी। पता नहीं, हशम ने छाने उचकाई, बट असलान भाई बहुत अच्छे हैं। जिस तरह उन्होंने तुझसे ज़बरदस्ती शादी की थी ना, मैं बहुत बदगुमान हो गया था, मगर मैं गलत था आशू। वो सबसे अलग गया, बल्कि बेहतरीन इंसान हो, तुम इनकी कदर करना समझी और ये ऊट पटांग हरकतें करना बंद कर दिया। असलान की तारीफ़ें करते उसने रूशा को समझाया और उसके सर पर चपट भी लगाई थी। मैं क्या करती हूँ, मैं बहुत सीधी हूँ ना? इसने शरारत से आंखें पटपटाई थी। हाँ तो बहुत मासूम है और मेरी जान है। हाशिम को अपनी गुड़िया पर टूटकर प्यार आया था, इसे खुद से लगाकर आंखें नम भी हुई थी, लेकिन इसे रूशा की निगाह से छुपाकर इसने इस बार मजाक में कहा, अच्छा अब बस कर, खा खा कर तेरा पेट फट जाएगा। इसे अब मिठाइयाँ साफ करते देखकर हाशिम इसके हाथ से प्लेट ले चुका था। मुझे पूरी प्लेट खानी है वो मछली। आशू मैं क्या पहनूं चेंज करके? अभी वो प्लेट हाशिम के हाथ से ले ही लेती कि हानिया बोलती हुई किचन में आ गई थी। रूशा के साथ हाशिम को देखा वो घबरा सी गई थी। अभी तक वो इसी दुल्हन के लिबास में मौजूद थी। हाशिम ने बस एक निगाह हानिया को देखा, फिर रूशा से बोला, अच्छा आशू अब मैं चलूँ, सुबह मेरी क्लासेस भी हैं। काउंटर से उतरते हुए वो अब संजीदा सा था। ऐसे कैसे? आज यहीं रुको, रात बहुत हो गई है, सुबह चले जाना। अरूषा प्लेट रखकर अपना लहंगा संभालती नीचे उतरने लगी थी कि हशम ने इसे संभाल कर खुद ही उतार दिया था। मैं कल फिर आऊँगा। हानिया को मुकम्मल नज़रअंदाज करते हुए वो रूशा से ही मुखातिब था। नहीं जाना नहीं, मैं आती हूँ। वो ज़िद्दी लहजे में बोलकर सर झुकाए खड़ी अपने लब काटती हानिया की तरफ मुड़ी थी। तुम यही रुको हानी, मैं कपड़े लेकर आती हूँ। वो इन दोनों को देखती तेजी से वहाँ से निकल गई थी। हाशिम की तरफ देखती हानिया सोच रही थी कि मोहब्बत में जो दगा इसने किया था, इसकी यही सज़ा थी कि हाशिम की मोहब्बत और तवज्जो जैसा इनाम इसे छीन जाए। हाशिम उरूशा की शरारत समझ चुका था, इसलिए अपने हाथ में थमी प्लेट वहीं रखकर वो हानिया के बगल से गुजर जाने ही लगा था कि वो बकार बैठी थी। हाशू, मेरा नाम हाशिम असफंदयार खां है। हाशू कहने का सिर्फ मेरी बहन का और किसी का नहीं। वो थम भी गया। जिस नफरत से इसने अपनी बात कही थी, इसने हानिया का दिल टुकड़े किया था। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, अब हाशु कहने का मुझे भी हक है। दिल के वो सो टुकड़े ही न करते, मगर वो इसे मनाना चाहती थी, इसलिए सारे हिम्मत जमा करके खाकसी से देखा था।
हशम पर किसी का हक नहीं सिवाय इसकी बहन का। तुम जो मेरी बीवी बनकर उछल रही हो ना, वो भी मेरी बहन का ही करम समझो, क्योंकि असलान मीर ने मुझे मेरी बहन का वास्ता दिया था और अपनी बहन की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसकी आंखों की नफरत में कोई कमी नहीं आई थी। इसने एक पल में ही जता दिया था कि हानिया मीर की इसकी निगाह में क्या हैसियत है। हजू मैं बस तुमसे माफ़ी चाहती हूँ। हानिया की आंखें नमकीन पानियों से बढ़ने लगी थीं, जिन आंखों में हमेशा अपने लिए सिर्फ मोहब्बत देखी थी। कितना मुश्किल था इन नफरत भरी आंखों में देखना। माफ़ी, वो तलखी से मुस्कुराया। कितना आसान है ना माफ़ी मांगना, मगर माफ़ी किस लिए? इसलिए कि मेरी मोहब्बत को ठुकरा कर तुमने मुझे जलील किया था। तुम्हें भाई का मान रखना था। ठीक है, होना चाहिए ऐसा। वो जो कहते तुम मानती, मगर हानिया असद अमीर, अगर बजाय तुम मुझे जलील करने के मुझे सच बताकर किनारा करने को करती तो मैं खुशी खुशी तुम्हारे रास्ते से हट जाता, मगर वह जहरीले लहजे में बोलते बोलते सांस लेने के लिए ज़रा सा रुका था। हानिया की सांसें ही अटक गईं। तुमने मुझे खुद से वजन करने के लिए जो शाहनवाज खां का बेटा होने का ताना दिया था ना, जो तुमने तुम्हारी खुद की मर्जी से तुम्हें छूने पर मुझे भी इसी कैटेगरी में खड़ा करके मुझे बदकिरदार कहा था ना, अपनी लहू रंग होती आंखों को हानिया के सफ़ेद होते चेहरे पर गाड़े हुए इसने कहा था। इसका वार यहाँ लगा था, यहाँ। अपने सीने पर उंगली रखकर इसने अपने दिल की तरफ इशारा किया था। हशम, मैंने बस कुछ कहने को कोई सफाई देने के लिए हानिया ने मुंह खोला, मगर गले में बंसी आंसुओं ने सारी कोशिशों को नाकाम कर दिया था। शट अप, मुझे तुम्हारी गवाही की ज़रूरत भी नहीं। मैं जैसा हूँ मेरा खुदा जानता है। तुमने जिस नीयत से भी कहा, जिसकी खातिर भी कहा, मगर कहा क्यों? वो एकदम से अपनी मुठियाँ बीच कर चलाया था। हानिया ने बेसाख्ता उमड़ने वाली अपनी सिसकी होंठों पर हथेली रख कर दबाई थी। मोहब्बत की नहीं, इश्क के दावेदार थी तुम, मगर एक ही झटके में तुमने सारे वादे भुला दिए थे। कल को फिर तुम्हारा भाई या तुम्हारी माँ या कोई और कहेगा कि हशम को छोड़ दो, तो तुम तो 2 मिनट में ही बड़ी आसानी से इनका माल, इनकी गैरत बनकर मुझे छोड़कर चली जाओगी। क्या कुछ नहीं था इन लहू रंग आंखों में? कितने शिकवे, कितने गिले, कितनी किरचियाँ। हानिया का दिल जख्मी हो गया था इन आंखों में सब पड़ते हुए। प्लीज़ हशम, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ, मगर हशम मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। वो एकदम से रोती इसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई थी। हशम ने अपने होंठ भींच लिए थे। नहीं हानिया असद मीर, मुझे ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए। मुझे वो मोहब्बत चाहिए जैसी आशू मुझसे करती है। मुझे मेरी महबूबा या मेरी बीवी से वही इतबार मोहब्बत चाहिए जो इसे इस बेरहम दुनिया से बचा ले, क्योंकि जहाँ इंसान नहीं बेरिए बसते हैं। वो दुख से बोलते हुए पीछे की तरफ खिसका था, जैसे हानिया के साए से भी बचना चाह रहा हो। हशम, मत करो ऐसी बात, मैं मर जाऊंगी। तुम्हारी नफरत, तुम्हारी नाराज़गी मेरी जान ले लेगी। हानिया की तकलीफ इसके पीछे हटने से और भी बड़ी थी। ओह कामान, आज तक कोई मरा है जो मरेगा? मरना होता तो बहुत पहले ही हशम मर गया होता। सब जीते हैं जो सब किताबी बांधे हैं। वो तलखी से कहते हुए अब जाने के लिए उसके किनारे से निकलने लगा कि हानिया ने इसका हाथ थाम लिया था। मेरी मोहब्बत किताबी नहीं समझे तुम? अपने आंसू पूंछ कर वो दर्द से चलाई थी। हशम ने लाभ बेचते हुए इसे देखा और अपना हाथ झटका छुड़वाया था। तुम्हारी मोहब्बत किताबें नहीं तो फिर ये रोना धोना क्यों? अगर मोहब्बत है तो उस पर यकीन भी रखना चाहिए कि वो अपने आप मनवा लेगी। इसके चेहरे को देखते हुए वह धन से मुस्कुराया था। हाँ, मुझे यकीन है मेरी मोहब्बत अपना आप मनवा लेगी। हानिया ने अज़म से इसे देखा था। अच्छा, तो फिर लगा लो शर्त, मगर इस बारे में आशू का मत बताना, क्योंकि मेरी बहन इतनी रहम दिल है कि वो फ़ौरन मुझसे इल्तिजा करेगी कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। तुम्हें मालूम है मैं अपनी बहन का कहा नहीं टाल सकता, तो इसकी दी गई भी कबूल होगी तो मोस्ट वेलकम। हानिया ने अपने आंसू साफ करते हुए इस वजीह लड़के को देखा जिसकी रगूजा में बसता था, मगर आज इस तरह से खफा था कि लगातार इसके दिल को जख्मी किए जा रहा था। नहीं कहूँगी, कभी नहीं कहूँगी, और तुम्हें जीत कर भी दिखाऊंगी। वो असलान मीर की बहन थी और हारना तो इसने सीखा ही नहीं था। चैलेंज एक्सेप्टेड, वो दिल जलाने वाले मुस्कुराहट के साथ कहता इसकी बगल से गुजरकर किचन से निकल गया था। हानिया वहीं काउंटर थाम कर अपने दिल में उठते दर्द को दबाती खुद भी किचन से निकल गई थी। अरूषा बड़ी खुशी खुशी हाथों में हैंग किया हुआ सूट लेकर दोबारा किचन तक आई थी, मगर हशम और हानिया के वजूद से खाली किचन देखकर हैरानी से खुद से ही पूछा, हाय, ये दोनों यहाँ से गायब कहाँ हो गए? अभी बताती हूँ दोनों को। वो इन दोनों की ही खबर लेने के इरादे से जैसे ही तेजी से मुड़ने लगी थी, पीछे से इसके कान में कोई बोला था। अरूषा खौफ से चीख कर मुड़ी हुई और अपने पीछे मुस्कुराते सलान को देखकर इसकी आंखों में खफकी सी उतर आई थी। आपको मुझे बेवकूफ़ बनाने और ड्राई रखने का बड़ा शौक है। हैंग किया हुआ सूट हनोज इसके हाथों में था और इसे पकड़े पकड़े ही अपनी कमर पर हाथ रखकर वो मुस्कुराते हुए सलान से लड़ने को तैयार थी।
बेवकूफ़ बनी बनाई हो ज़रूरत नहीं और तुम मुझसे डरती हो। व्हाट अ जोक। अपनी निगाहों में इसके हसीन चेहरे को बढ़ते हुए वह मजाक में बोला था। मैं डरती नहीं हूँ आपसे। और उषा ने इस बार आंखें फैलाकर हैरानी से सवाल किया था। हाय रे इनकी ये मासूमियत। इस मासूमियत पर तो असलान मीर अपना दिलो जान फिदा कर डाले। असलान ने दिल में सोचा, किस एंगल से? पीठ पीछे मुझे जला दियो जालिम, और न जाने क्या क्या मेरे बारे में कसीदे पढ़ती रहती हो और सामने होता हूँ तो लड़ने को तैयार, गुस्से से घूरती भी हो। वो इसी सताने वाले अंदाज में बोलते इसके हाथ से हैंग किया हुआ सूट लेकर एक तरफ काउंटर पर फेंक चुका था और अपना एक हाथ इसकी कमर में डालकर अपनी तरफ खींच भी लिया था। और उषा खींचती हुई इसके जोड़े सीने से आ लगी थी। अब शुरू हो गए आप? वो सूट क्यों फेंका? मुझे हानिया को वो ड्रेस देना है चेंज करने के लिए। हीरो के रोमांटिक मूड में आते ही और उषा की तेज तरारी खो गई थी। वो इसके सीने पर अपने हाथ रखकर दूर करने की कोशिश में असलान से निगाह भी नहीं मिला रही थी, मगर इसके जैसे तवाना शख्स को पीछे हटाना और उषा जैसी नाजुक लड़की के बस में कहाँ था। वो खुद ले लेगी, तुम्हें भी तो चेंज करना होगा, मैं हेल्प कर दूँ। असलान की निगाहों में वारफ्तगी उतरी थी। आवाज़ में खमार बोलता देखकर और उषा बदहवास हुई थी। तैयार होते वक्त इसकी हेल्प के मज़ारे रूम में देख चुकी थी। नहीं नहीं, मुझे इसी ड्रेस में रहना है, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं प्यारी लग रही हूँ ना। आप भी इसे दूर होने की कोशिश में वो जल्दी जल्दी बोली थी। बहुत प्यारी, बहुत ही होशरुबा, ड्रेस भी बहुत अच्छा है, मगर चलो अब चेंज कर लो। असलान ने बारी होती आवाज़ में कहते हुए इसके दुपट्टे को उतार कर एक तरफ फेंका था। असलान क्या कर रही हैं? सब यही है, मैं हाशु को तो देखा हूँ, वो कहाँ गया? रूशा की बदहवासी और बढ़ गई थी। शर्म और घबराहट जिसने असलान के खतरनाक तेवर देखे थे, इसकी आंखों में शलकती कमारी देखते ही रूशा की पलकें कांप कर गालों पर गिर गई थी। हमें देखने के लिए अब कोई नहीं है, माँ और हानी अपने रूम में है और हशम गया हॉस्टल। बस हो गया सुकून, अब आप मुझे अपना कीमती वक्त देंगी? असलान धीरे धीरे बताते हुए इसके कानों में पहने के जुमकों को छूते हुए झुका था। हाशु चला गया? रूशा ने असलान के बाल ही मुट्ठी में जकड़ के इसका चेहरा झुकने से रोका था। वो अब बस लब बेंची से घूर रहा था। वो रोमांस करना चाहे और रूशा बेबी आराम से रहे, कभी ऐसा नहीं होता। हाशम कैसे चला गया? मगर मैंने इसे रुकने के लिए कहा था, इसे कैसे चला गया? वो अभी अनजाने में इसके बाल मुट्ठी में जकड़े तो अजब ज़्यादा थी और खफा भी। असलान ने पहले अपने बाल इसकी मुट्ठी से छुड़वाए, फिर बहुत चलकर कहा, अपने पाँव से चलकर कार तक गया था, फिर कार में बैठकर हॉस्टल गया, फिर इसी पाँव से चलकर हॉस्टल रूम तक गया होगा। वो अपनी बीवी को याद करते हुए सो गया होगा या सो रहा होगा। तो हाशों की अम्मा जान, आप अपने शोहर पर भी ध्यान दो। रूशा ने मुंह बनाकर असलान की लंबी बात सुनी थी। कितना बोलते हैं आप? इसकी तभी हुई बात पर असलान होले से हंस दिया था। नवाजिश अब है इजाज़त। झुककर इसकी छोटी सी नाक भी छुई थी। नहीं। इसने अपना चेहरा दूर करते हुए इसे मुंह चुराया था। मुझसे क्यों छुपाया सब? मैं इतना परेशान हो गई थी। नाज इसके कादर को छूते हुए शिकवा किया था। तुम कब परेशान नहीं होती? इस बार अपने दूसरे बाजू को भी इसकी कमर में डालकर असलान ने गिरफ्त और मजबूत कर ली थी। जब आप नॉर्मल रहते हैं। और उषा की आंखों में शरारत सी थी। असलान ने आंखें सुकेर कर उषा का चमकता चेहरा देखा था, फिर गहरी सांस लेकर इसकी पिछानी पर अपनी पिछानी टेक दी थी। ठीक है, मुझे अपने लिए पागल ही समझ लो, तुम्हारे पीछे दीवाना हुआ हूँ, अपना दीवाना समझकर ही इजाज़त दे दो। बोझल आवाज़ उसके लब अब रूशा के चेहरे पर फिसल रहे थे। छोड़े, हम किचन में हैं, हानि और सासू माँ भी हैं। उसकी बेताबी से घबराई, कोई बात नहीं, सब बेडरूम में, और तुम अब मेरा मुंह मीठा करवाओ अपने भाई की शादी की खुशी में। असलान ने चेहरा उठाकर मैंने तेजी से इसे देखा था। मुंह मीठा करवाऊं? मुझे बताया तक नहीं था, मेरा खून चलाया, मेरी फरियाद पर भी बस बेपरवाही दिखाई। मैं रोती रही, सब कहती रही, मगर आपने ढंग से बताना लाजम ना समझा। वो असलान के होंठों पर अपने हाथ रखे से अपने चेहरे को दूर करती नाराजगी जता रही थी। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, बहुत जुबान चली है आज तुम्हारी, अब मैं तुम्हारी जुबान को वाकई कुतर दूंगा। वो दांत पर दांत रखे से धमकी देता। उरुषा के दोनों हाथ अपने हाथ में जकड़ कर इसकी कमर पर करता इसे बेबस कर चुका था। क्या आप मेरी जुबान काट देंगे? वो सदमे से चलाई। हाँ, इससे पहले कि वो कुछ बोलती असलान ने इसे वही काउंटर पर टेक कर लगा दिया था और उसके होंठों पर अपना पूरा फोकस रखते हुए झुककर इसकी चलती जुबान को बंद कर दिया था। और उषा इसकी शिद्दत से घबराती हुई अपने हाथ छुड़वा के इसे पीछे धकेल रही थी। असलान इसके होंठों को छोड़े बिना अपने हाथ उसकी कलाई जकड़ कर वहीं काउंटर पर टेक दी। असलान की शिद्दतों से रूशा की कलाई में पहनी गई चूड़ियाँ भी टूट कर बिखरी थीं। जाने कितने लम्हों बाद इसने रूशा को आज़ादी दी थी। वो असलान की शिद्दतों से बेहाल होकर इसके शाने पर ही अपनी पेशानी टिकाकर लंबे लंबे सांस ले रही थी।
خود کو شرمانے کی ساری مزاحمتوں کب کا دم توڑ چکی تھی۔ منہ میٹھا کروانے کا شکریہ۔ اسلان مسکراتے ہوئے سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ عروشہ کی اب بالکل ہمت نہیں تھی کہ وہ سار اٹھا کر اس کا چہرہ ہی دیکھ لے، بس اتنا کیا تھا، اپنی باہیں اسلان کے گلے میں ڈال کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا تھا۔ اسلان مدوچی سے مسکراتا اسے بازوؤں میں اٹھا کر کچن سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا تھا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ اس نادان لڑکی نے میرے بیٹے کو اپنی محبت میں گرفتار تو کر لیا۔ اپنے روم سے نکلتی ماں جی نے اسلان کو عروشہ کو گود میں اٹھا کر کچن سے سیڑھیوں کی طرف جاتے دیکھ کر اللہ کا شکر کرتی اور دل سے مسکراتی ہوئی اپنے روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ بیٹے کو نارمل ہوتے دیکھ کر وہ کتنا خوش تھیں وہی جانتی تھیں۔ اسلان اسے اسی طرح اٹھائے ہوئے اپنے بیڈ روم تک آیا تھا اور اسے لیے اس کے قدم بیڈ کی طرف بڑھے تھے۔ عروشہ اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپائے ہولے ہولے لرز سی رہی تھی۔ اسلان نے پھولوں کی طرح سنبھال کر بیڈ پر لٹا کر خود بھی بیٹھ کر اپنے پاؤں کو جوتوں سے آزاد کر کے پاؤں بیڈ پر رکھ لیے تھے۔ عروشہ نے کروٹ بدل کر اپنا چہرہ تکیے میں چھپا لیا تھا۔ میں چاہتا ہوں آج تم اپنا آپ مجھے سونپ دو، ہمارے بیچ اب یہ دوریاں ختم ہو جانی چاہیے۔ اسلان نے جھک کر عروشہ کے کان میں سرگوشی کر کے دھیرے سے وہاں اپنے لب بھی رکھے تھے۔ مت کریں۔ وہ گھبرا کر مڑی تھی اور اسی کے سینے سے لگ کر خود کو چھپانے لگی تھی۔ اسلان نے اپنے سینے سے بھینچ کر بوجھل لہجے میں کہا تھا، اب میرے بس میں نہیں۔ اس کی مخمور آواز، اس کے ہاتھوں کی گستاخانہ حرکت عروشہ کی جان پر بن آئی تھی۔ موبائل پر بجتی رنگ ٹیون نے اسلان کے رومانٹک موڈ کو بری طرح سے خراب کیا تھا۔ اس نے بہت ہی ناگواری سے ہاتھ بڑھا کر موبائل بند کرنا چاہا، مگر فیضان کالنگ دیکھ کر وہ عروشہ کو نرمی سے اپنے بازوؤں سے آزاد کر کے اٹھ کر بیٹھا تھا۔ ضروری ہی بات تھی کہ رات کے اس وقت فیضان نے کال کی تھی۔ ہاں بولو فیضان، کیا بات ہے؟ کان سے موبائل لگاتے ہوئے وہ اب بھی سنجیدہ تھا۔ سوری سر، آپ کو اس وقت ڈسٹرب کیا۔ ادھر سے معذرت کی گئی۔ اب تو کر چکے، اب بولو۔ اسلان ایک نظر چہرے پر تکیہ رکھے عروشہ کو دیکھ کر اسی سنجیدگی سے بولا تھا، سر بات ہی خاص تھی، اس لیے اگین سوری۔ وہ پھر بھی شرمندہ تھا۔ اب بول بھی چکو یار، وہ جن چلایا۔ عروشہ نے ذرا سا تکیہ ہٹا کر اسلان کو دیکھا تھا۔ سر وہ ویڈیو مل گئی، ہوٹل والی۔ گڈ جاب فیضان۔ اتنی اچھی نیوز سن کر اسلان کا بگڑا موڈ پھر سے خوشگوار ہو گیا تھا۔ تکیہ عروشہ کے چہرے سے ہٹا کر ایک طرف رکھتے ہوئے اس نے جھک کر عروشہ کے چہرے کو چوما تھا۔ یہ بات کرتے کرتے اسے کیا ہو گیا ہے، وہ پھر سے گھبرا گئی تھی۔ شکریہ سر، آپ صبح آ کر دیکھ سکتے ہیں۔ نہیں، میں ابھی آ رہا ہوں تمہارے فلیٹ پر۔ ٹھیک۔ وہ مسکراتے ہوئے سیدھا ہو گیا تھا، ساتھ ہی اسے بھی اٹھا کر بٹھا دیا۔ گال کٹ کر کے اس نے موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اپنے شرٹ کے کھلے بٹن بند کرنے لگا۔ آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ دل ہی دل میں اس نے کال والے کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے بچا لیا، مگر تجسس تھا اس لیے پوچھ بھی لیا۔ شکر بھی کر رہی ہو اور پوچھ بھی رہی ہو؟ وہ اسلان تھا، اس کے چہرے پر شاید اطمینان کیسے نہ پڑھ لیتا۔ شرٹ کے بٹنز بند کرتے ہوئے اس نے عروشہ کے سرخی شائع چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ عروشہ نے کیا جواب دینا تھا، بس سر جھکا لیا تھا۔ بہت ضروری کام ہے، ورنہ کوئی پاگل ہی ہوگا جو سہاگ رات چھوڑ کر کام پر جائے۔ اف، اس کی باتیں۔ عروشہ کو اس کے سامنے بیٹھے رہنا بڑا مشکل لگا تھا۔ وہ بیڈ سے اترنے ہی لگی کہ اسلان نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ میں جا رہا ہوں، آرام سے بیٹھی رہو، روب سے حکمیہ کہہ کر اسے پھر سے بیڈ پر گرا کر اس پر جھک گیا تھا۔ عروشہ نے بس ایک پل ان گہری کالی آنکھوں میں دیکھا تھا، دوسرے لمحے اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھی، پٹ پٹ چلتی زبان گنگسی ہو گئی تھی۔ تمہارا ہر روپ ہی قاتل ہے میری جان۔ وہ بے خود سا ہو کر جھکا تھا، پھر وہ بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ویسے تمہاری لپسٹک کا فلیور اچھا تھا۔ اس نے چہرہ ہاتھوں میں چھپا چکی عروشہ سے شرارت سے کہا، سو جائیں بیگم صاحبہ، ابھی لگتا ہے اسلان میر کو صبر ہی کرنا پڑے گا۔ اپنا موبائل اور کیز اٹھا کر عروشہ سے کہتے ہوئے روم سے نکل گیا تھا۔ عروشہ نے چین کا سانس لیتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ اسلان اب روم میں نہیں تھا، مگر اس کی مسحور کرنے والی خوشبو روم میں ہی کیا، اس کے سراپے میں بھی بس گئی تھی۔ عروشہ گہری سانس لے کر اس کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتار کر وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔